Hello students, today I am going to start a specific type of numericals. Okay students, because such type of numericals continuously are coming in board exams. That's why I am making a video on such numericals. ओके स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिकल्स आज इस वीडियो में किस तरह के मैं लेने वाला हूं। दो क्वेश्चन में लूंगा स्टूडेंट, जिसमें फ्लक्स आप काउंट करोगे और देखोगे कि वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। ओके, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 27 है, 1.27, जिसमें आप देखोगे कि आप फोर्स को डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे रिलेट करोगे, क्या होता है उसका फॉर्मूला और कैसे आप फोर्स फाइंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, और टारगेट भी उसमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है। और मैं आपको चार्ज फाइंड करना है स्फीयर्स पे जब सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, ऐसा भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ स्टूडेंट। और एक क्वेश्चन जो जनरली बुक्स वगैरह में दिया रहता है लेकिन आपको आना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो शायद आपके लिए इस वीडियो में कुछ नया नहीं होगा, लेकिन नहीं आता होगा तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो स्टूडेंट, करते हैं वीडियो की शुरुआत और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग के स्टूडेंट मैंने लिख दिए हैं, बस उनका सोल्यूशन आपको देखना है। ओके स्टूडेंट, तो मैं लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको और आई कैप लिखा है। आई कैप का सिग्निफिकेंस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप गिवन डाटा लिख लीजिए। गिवन दैट आपको E मालूम हो गया 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये बता रहा है कि इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। फिर देखिए, फाइंड करना है आपको फ्लक्स। आपको फ्लक्स फाइंड करना है φE। ओके, और क्या करना है? थ्रू स्क्वायर, आपको स्क्वायर दे दिया गया और उससे साइड मालूम है। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? साइड ऑफ स्क्वायर आपको मालूम है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर है तो आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो यहां देखोगे ये आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 100, और 1 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट 10⁻²। तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा 10⁻² का स्क्वायर। और देखोगे आप, ये हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ गई, ये आएगा 10⁻⁴, ये 10⁻², ये हो गया 10⁻² मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब जरा देखिए एरिया वेक्टर क्या होगा, क्योंकि आपको फ्लक्स फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको E वेक्टर चाहिए और A वेक्टर चाहिए। तो प्लेन जरा देखिए कहाँ पे है। ये प्लेन YZ में है। आपको मालूम है अगर YZ प्लेन में है, ये ऐसे चलता है, ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। अगर YZ प्लेन में, अगर आपका जो प्लेन है वो कहाँ है? YZ में। जो स्क्वायर है वो कहाँ रखा है? YZ में रखा है। अगर YZ में है तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन कहाँ होगी? अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी। ओके, आपको कहाँ देखना है? YZ में है तो X में हो जाएगा। अगर XY में है तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन Z में हो जाएगी। XZ में है तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन Y में हो जाएगी। तो यहाँ क्या दिया गया है? प्लेन पैरेलल टू YZ। ओके, सिंस प्लेन इज पैरेलल टू Y एक्सिस, सॉरी, प्लेन इज पैरेलल टू Y एक्सिस। प्लेन इज पैरेलल टू Y एक्सिस। अगर ये YZ पैरेलल टू, प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अब ये YZ प्लेन में है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी इन व्हाट? YZ में है तो X में होगी, विल बी इन X एक्सिस। अच्छा, तो एरिया वेक्टर कितना निकल आया? एरिया वेक्टर आएगा A और आएगा डायरेक्शन होगी कितनी? I कैप, क्योंकि X एक्सिस में आ रहा। ये आपके पास ये ऐसे दिया गया, इधर आ गया X एक्सिस, ये हो गया YZ। ओके, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो
कि आपने ऐसा ले लिया, इस फिगर को समझें या ऐसा समझ सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे बनाइए, ये हो गया आपके पास y और ये हो गया z। ओके, वाई जेड प्लेन हो गया, तो ये x ऐसे आएगा बाहर की तरफ, और यहाँ पर आपने एक स्क्वायर रख लिया। क्या रख लिया? स्क्वायर रख लिया। जब आप स्क्वायर यहाँ रखोगे तो क्या देखोगे, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इधर जाएगा। और ये हो गया z डायरेक्शन, और ये वाली लाइन हो गई किधर? ये दोनों लाइन हो गई एरिया वेक्टर की। दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा? आप देखोगे यहाँ से, तो पहले आपने लिख दिया कितना, ये आ गया 10⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर, ये आ गई एरिया वेक्टर। अब फ्लक्स निकालना आपके लिए स्टूडेंट आसान है। फ्लक्स क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू होगा ई डॉट ए वेक्टर। ओके, अब आपको क्या देखना है कि इसकी डायरेक्शन भी इधर है और जेड की डायरेक्शन जो इधर है, ये सॉरी एक्स है, वाई जेड है, तो ये एक्स होगा। एक्स की डायरेक्शन भी इधर है, आप देख रहे हो, ये एक्स भी इधर आ रहा, और ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, एरिया वेक्टर ऐसा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आया? 0 आ गया। इसका मतलब थीटा विल बी 0। थीटा क्या होता है? थीटा विद द एंगल बिटवीन व्हाट? ये स्टूडेंट आपको बहुत याद रखना है, थीटा विद द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ये होता है। तो यहाँ ऐसा ले सकते हो आप, यहाँ लिखोगे ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड जरा देखो, ये आएगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू 10⁻⁻², कॉस 0 की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, कॉस 0 1 आ गया। यहाँ देखो कितना आ गया, ये आ गया 5, और ये 10⁻², यहाँ कैंसिल होगा, तो आएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से आंसर फाइंड कर सकते हो, और इस तरह से आप फ्लक्स फाइंड कर पाओगे। अच्छा, एक चीज तो आपने स्टूडेंट फाइंड कर ली, अब आपको एक चीज और भी फाइंड करनी है इसमें। जरा नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है ये, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ प्लेन मेक्स एन एंगल विथ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये डिफरेंट है। यहां जरा देखोगे तो क्या लिखा होगा, यहां लिखा है स्क्वायर इफ नॉर्मल इट्स, मतलब जो स्क्वायर का नॉर्मल है वो एंगल बनाता है विथ एक्सिस, और यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर प्लेन बनाता है 30 डिग्री विथ एक्सिस। ये दोनों में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जरा मैं क्लियर कर दूं। पहले तो ये देख लिया आपने, अब आपको क्या करना है फाइंड, अब आपको स्टूडेंट यहां देखना है कि ये YZ प्लेन था, ओके, और ये एक्स एक्सिस इधर थी, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया 3D में एक्स एक्सिस। अब ये YZ जो प्लेन पहले ऐसे था, तो यहाँ देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर आया, और ये एक्स एक्सिस इधर आ रहा था, तो थीटा 0 हो गया। लेकिन अब कंडीशन स्टूडेंट क्या है, कंडीशन आपकी कुछ चेंज हो गई। सपोज करिए ये आपके पास एक स्क्वायर था, है तो ये रेक्टेंगल, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये स्क्वायर है। अभी तक क्या था, ये ऐसे रखा था, ऐसे रखा था, ठीक, और यहाँ से ये जा रही थी एक्स एक्सिस, और एरिया वेक्टर भी कैसे था, इधर जा रहा था। अब आप देख पा रहे थे दोनों, इस पेन की और इस मार्कर की डायरेक्शन सेम थी, इनके बीच में एंगल 0 था। लेकिन अब कहानी क्या है कि जो प्लेन है वो बनाता है 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब इसने क्या किया, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा एंगल बना लिया, तो इस फिगर को हमने कुछ चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, इसने कुछ एंगल बना लिया 30 डिग्री। अच्छा, जब 30 डिग्री बनाएगा तो हमने बोला कि ये 30 डिग्री कुछ ऐसे होगा। ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। ये है प्लेन का, क्या है ये है प्लेन का। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एरिया वेक्टर इस प्लेन का। अच्छा देखिए, जब आपने इसको ऐसे कर दिया तो एक तो ये था आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये कितना एंगल बनाएगा, अब ये कितना एंगल बनाएगा, तो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल ऐसे जाएगा और ये ऐसे जा रहा। अभी क्या थे, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसका और इसका दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब आपने थोड़ा सा इसको 30 डिग्री पे कर दिया। जब 30 डिग्री पे करोगे तो स्टूडेंट क्या देखोगे, आप देखोगे कि इसका ये नॉर्मल होगा प्लेन का, और इसकी ये एक्सिस होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, तो इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा, तो मैंने इसके नॉर्मल को ऐसे बनाया, ये नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल ये हो गया। अब ये नॉर्मल क्या कर रहा है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल नहीं चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा। तो एक्स एक्सिस कितना होगा, आप देखोगे जैसे ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया,
अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि हम कितना एंगल बना पा रहे हैं। तो और इसको मैं इजी कर दूं तो आप शायद ये समझोगे, ये वाई, ये आपके पास है, सॉरी, ये आपके पास एक्स एक्सिस था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहां पर क्या हो गया कि आपने इसको इतने पर रख दिया, कितने एंगल पर रख दिया, 30 डिग्री पे। ये है प्लेन का, अब प्लेन यहां पे आ गया। अब जब प्लेन ये आ गया तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, ये हो गया एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो ये कितना हो गया, ये 30 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में केवल स्टूडेंट आपको यही समझना है कि कितना एंगल लिया जाए। तो ये प्लेन था और इस प्लेन का ये नॉर्मल है, नॉर्मल आपने देखा एरिया वेक्टर, और वो ई के साथ कितना एंगल बना रहा। तो आपको ये नहीं लेना है, ये एंगल नहीं लेना है, आपको देखना है कि इस वेक्टर का ये टेल पॉइंट समझ लीजिए, वेक्टर ई का ये टेल पॉइंट है, टेल पॉइंट, और ये भी टेल पॉइंट। एंगल हमेशा टेल टू टेल लेते हैं या तो फिर हेड टू हेड लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऐसा नहीं कि हम ये वाला एंगल ले लें, ऐसा नहीं होगा, ये एंगल नहीं होगा, एंगल ये वाला होगा। तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू आएगा ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ ई की वैल्यू देखोगे आप 5 10 टू द पावर 3 इंटू ए की वैल्यू आप निकाल चुके थे 10 की पावर -2, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos 60। cos 60 रखोगे तो ये आएगा 1/2, यहाँ से देखोगे तो आएगा 50, और यहाँ से आएगा 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इतना फ्लक्स स्टूडेंट आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन में केवल आपको यही समझना है कि अगर प्लेन मेक्स एन एंगल विथ 30 डिग्री ऑफ एक्स एक्सिस, ये है। जरा इसकी बात कर लीजिए, इसमें कह रहा है कि नॉर्मल खुद बनाता है। तो पहला तो आप देखिए फाई क्या होगा इसका, फाई ई देखोगे तो फाई ई क्या करना है, ई मालूम है आपको, ठीक है, ई डॉट ए वेक्टर, ओके। तो इसको ले सकते हो ई ए कॉस थीटा, ओके। यहां क्या कह रहा है कि वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन है तो एरिया वेक्टर कहां होगा, एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए, और वाई जेड प्लेन में है तो क्या आएगा इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, स्क्वायर कहां पे है, वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन में है तो वाई जेड प्लेन में स्क्वायर का एरिया वेक्टर कहां होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये आएगा आई कैप, और यहां दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 10 का मतलब 100, 10 की पावर -2, और ये आ जाएगा आई कैप। तो यहां देखोगे ये आएगा 10 की पावर माइनस, ये हो गया कितना, 10 की पावर -2 आई कैप। तो ये आया 10 की पावर -2 आई कैप मीटर स्क्वायर। एरिया वेक्टर मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको मालूम है, वाई जेड में है तो ऐसा आया। हो सकता था यहाँ पे जेड एक्स होता, एक्स वाई होता, तो फिर प्लेन के लिए आप कंसिडर करते यहाँ पे आई नहीं होता, कुछ और होता। अगर ये होता जेड एक्स तो आप यहाँ जे लिखते और फिर आंसर यहाँ पे आपका 0 आ जाता, क्योंकि आई डॉट जे करोगे तो क्या आएगा, ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सा प्लेन दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग एरिया वेक्टर आपको, अगर एरिया वेक्टर नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व स्टूडेंट नहीं होगा। पहले एरिया वेक्टर पे आप अपनी पकड़ करो ताकि एरिया वेक्टर आप पकड़ पाओ। जब एरिया वेक्टर आप अच्छे से काउंट कर पाओगे तब आप फ्लक्स काउंट करोगे। तो यहाँ एरिया ई की वैल्यू कितनी दी गई है, ई की वैल्यू 3 10 टू पावर 3 इंटू ए की वैल्यू मिल गई 10 टू द पावर -2, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे दी जा रही, कॉस थीटा फिर 0 आ गया। क्यों, क्योंकि आई एक्स एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0। तो cos 0 since theta is equal to 0, theta is equal to 0 because E vector and area vector act along x axis, दोनों की डायरेक्शन सेम है, along x axis है। तो ऐसा रिजल्ट आया। यहां से देखोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30, कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये आंसर आएगा। अब जरा देखो 5 सेकेंड केस में, ये तो सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस क्या बोल रहा है यहाँ पर, अब आप देखो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक, जो इसका प्लेन होगा उसका नॉर्मल क्या बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। इतना मीन्स आपको ये निकालना है, थीटा गिवन है, क्या है गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा क्या होता है, थीटा बी द एंगल बिटवीन
ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो यहाँ दे दिया कि जो नॉर्मल ही है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 बनाता है, तो एज इट इज 60 रख दोगे। तो फाई ई की वैल्यू आएगी ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ आप लिख सकते थे ई वेक्टर ए वेक्टर, तो आता ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ देखोगे तो ई की वैल्यू कितनी 3 10 टू द पावर 3 एंड ए की वैल्यू कितनी 10 टू द पावर -2 और cos 60 कितना है, cos 60 हो जाएगा, cos 60 रख दोगे तो यहाँ से आएगा कितना, ये आया 30 इंटू 1/2, ये आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है आपको, इन अ सर्टेन रीजन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दे दी गई, अलोंग जेड डायरेक्शन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ क्या लिख रहा है, नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। और क्या है, रेट ऑफ पर मीटर है, रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। मतलब आपको डेल्टा ई बाई एक्स दे दिया गया। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से आपको फाइंड करना है फोर्स। फोर्स कितना होगा एफ, ये निकालना है। फिर निकालना है टॉर्क, क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क होता है टाउ। दो चीजें आपको निकालनी है। अच्छा, टॉर्क के लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला चाहिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको इजीली मालूम है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। बस पी निकाल लीजिए और ई निकाल लीजिए। ई आपको मालूम है यहाँ पे कितना दिया जा रहा है, यहाँ पे ई की वैल्यू दे दी गई इतनी। तो मैं देख लेता हूँ ई की वैल्यू कितनी दी गई। ई की वैल्यू आपको दी जा रही है अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हो डेल्टा ई जेड अपॉन जेड। जेड में दे रहा है तो आप जेड लिख दीजिए। तो यहाँ जेड के टर्म में क्या आया, ये आपको मिल गया 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर। इतनी वैल्यू आपको मिल गई। ये आपको दे दिया गया, गिवन डाटा में है। और आपको क्या दिया जा रहा है, और आपको दिया जा रहा है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कहाँ पे है, डायपोल मोमेंट नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। मतलब आपको ये दे दिया गया है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट है इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी जेड। और पी जेड की वैल्यू कितनी है, माइनस, कितना है, -10⁻⁻7 और ये कूलम मीटर। इतना दे दिया गया। वैसे स्टूडेंट आप जानते क्या हो, आप तो ये जानते हो कि जो डायपोल मोमेंट होता है सिस्टम का, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम क्या होता है, ये होता है P = Q × 2L। ओके, लेकिन 2L की जगह पे आप x एक्सिस में x यूज कर लो, y एक्सिस में y यूज कर लो, z एक्सिस में z यूज कर लो। तो आप लिख सकते हो Px = Q × x। आप यूज कर सकते हो Py = Q × y। आप यूज कर सकते हो Pz = Q × z। आप ये बना सकते हो, इस तरह से हो गया। ठीक है, आप इस तरह से जब लिख पाते हो तो डायपोल मोमेंट आपको क्लियर हो गया कि अलोंग x एक्सिस क्या होगा, अलोंग y एक्सिस क्या होगा, अलोंग z एक्सिस क्या हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दो वैल्यू मिल गई, आपको फील्ड भी मालूम हो गई और डायपोल मोमेंट मालूम हो गया। अब आपको मैंने बोला था कि ऐसा फॉर्मूला एज्यूम करना है जो फोर्स का डायपोल मोमेंट के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन दे दे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला फोर्स का ये आता है F = Px। ओके, जो नेट फोर्स आता है वो आता है F = Px डेल्टा Ex अपॉन x। ओके, प्लस Py डेल्टा Ey अपॉन y प्लस Pz डेल्टा Ez अपॉन z। तो ये तो फॉर्मूला होता है कि जब x y z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो और उनमें से किसी में आपको डायपोल मोमेंट दे दिया जाए, चाहे y में इलेक्ट्रिक फील्ड हो और y में डायपोल मोमेंट हो, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ये रिमेनिंग टर्म 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है आपको, यहाँ पे केवल ये टर्म आपको मालूम हो पा रहा कि Pz मालूम है और E डेल्टा Ez अपॉन z मालूम है। तो ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आंसर आने वाला है, ये 0 प्लस ये 0। और यहाँ Pz की जब वैल्यू पुट करोगे तो Pz की वैल्यू कितनी है, Pz की वैल्यू -10⁻⁻7 इंटू, और इसकी वैल्यू देखोगे 10⁵ आ गया।
तो यहाँ से आंसर कितना आया, -10⁻⁻2 न्यूटन। ये क्या बता रहा कि ये फोर्स जो लग रहा वो कहाँ लग रहा है, वो लग रहा है जेड में। कहाँ लग रहा, जेड में लग रहा, और जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। दिस फोर्स एक्ट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ओके, तो आपको पता चल गया कि फोर्स कहाँ लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस लग रहा है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻2 न्यूटन होगी। इतना आपको स्टूडेंट मालूम हो गया। तो लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बनाया होगा, उस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ। आप जानते हो कि F = होता है QE होता है। अगर आप इसको क्या लिखो, यहाँ पे लिख लो Fx, तो इसको क्या लिख सकते हो, QE डेल्टा EX लिख सकते हो। मैंने कहा इसी में आप x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड कर दो, तो Q × x क्या ले सकते हो, Q × x को ले सकते हो ऐसा, और यहाँ पे आएगा डेल्टा EX/x हो गया। अब QX को मैंने बोला है, Q × x अगर है तो उसको PX ले सकते हो, तो ये आएगा PX, डायपोल मोमेंट इन x एक्सिस अलोंग x एक्सिस, और ये हो गया डेल्टा EX/x। यहाँ से आप बता सकते हो ये कि क्या है, ये x एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है, अगर डायपोल मोमेंट अलोंग x एक्सिस मालूम हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए अलोंग x एक्सिस पर यूनिट लेंथ, तो आपको क्या दिया गया, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, अगर ऐसा दिया जाता है तो इस तरह से हम फॉर्मूला किसे भी बना सकते हैं, x में बना सकते हैं, y में बना सकते हैं, z बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको टॉर्क बता दूं यहाँ पे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालना था, तो आपने फोर्स काउंट कर दिया। अब आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क के लिए क्या करते हो, टॉर्क के लिए फॉर्मूला चाहिए आपको, और फॉर्मूला होता है टाउ = PE sin थीटा। क्या चाहिए, टाउ = चाहिए PE sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और थीटा क्या होता है, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन व्हाट, बिटवीन P एंड E, P वेक्टर एंड E वेक्टर। ध्यान से सुनना, P वेक्टर और E वेक्टर। P कहाँ है, P आपको देख रहे होगे, P नेगेटिव z डायरेक्शन में। कहाँ पे है, P काम कर रहा है नेगेटिव z डायरेक्शन में, और E कहाँ काम कर रहा है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, z डायरेक्शन मान लो कोई ऐसी है, ये z डायरेक्शन है ऐसे, इधर क्या है z डायरेक्शन, इधर काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इधर काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल मोमेंट कहाँ काम कर रहा है, डायपोल मोमेंट कहीं इधर है, डायपोल मोमेंट ये हो गया, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ये हो गई, दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। मतलब यहाँ से इनके बीच में एंगल देखोगे तो थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो थीटा मिल गया, तो टाउ = PE sin 180। ओके, अब क्या करोगे, sin 180 की वैल्यू 0 होती है, वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से टाउ कितना आएगा, टाउ की वैल्यू 0 आ गई। बेटा ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1.27 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से आप अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, ये फॉर्मूला भी समझने की कोशिश करिए कि कैसे बन रहा है। मैं आपको अब दूसरी प्रॉब्लम बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ जरा देखिए, 2 कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस, आपको एक सेल ऐसा दिया गया, इसकी रेडियस r है, दूसरा कंसेंट्रिक है, उसकी रेडियस 2r है। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, इस पे भी सिग्मा, इस पे भी सिग्मा। अब क्या करना है आपको, इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2, दोनों का आपका रेशियो बताना है। सॉल्यूशन क्या हो गया, Q1 रेशियो Q2 आपको मालूम करना है। तो ठीक है, आप जानते क्या हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी सिग्मा = Q/A होता है। अब ये क्या हो गया, इस स्फीयर में सरफेस एरिया देखोगे तो Q/4πr² आएगा, तो यहाँ से क्या आया, Q आएगा सिग्मा 4πr²। तो यहाँ से आप इस बेसिस पे ले सकते हो, क्या ले सकते हो, Q1/Q2। तो यहाँ से Q1 देखोगे तो सिग्मा 4πr1², और दूसरा आएगा सिग्मा × 4πr2²। तो यहाँ से सारा कैंसिल हो गया, r1²
r2 आएगा। अब देख रहे हो r1 की वैल्यू r है तो ये हो गया r², इसकी 2r है तो ये हो जाएगा 4r²। तो यहाँ से क्या आया 1/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था और आपने इसको कर लिया। अब एक आर्टिकल और बचता है स्टूडेंट। आर्टिकल वो क्या है आप ये जान पा रहे हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मैं बता देता हूँ आर्टिकल इसके लिए क्या यूज करने वाला हूँ, ड्रॉप हैज मास इतना है, ओके, चार्ज उस पर 2e है। अगर किसी चार्ज कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, उसके पास मास है, उसके पास चार्ज है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए एक आर्टिकल होता है बैलेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल या इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। अच्छा क्या होता है, होता ये है कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल आपके पास ऐसा है, उसके पास मास भी है, उसके पास चार्ज भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऊपर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस चार्ज पार्टिकल का वेट कहाँ लगेगा, वेट लगेगा नीचे, तो हमने बोला ये वेट है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, हमने बोला वो क्या होगा, Fe होगा, F = QE आ जाता है। तो एट द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम देखोगे तो ये फोर्स और ये फोर्स, वेट ऑफ द पार्टिकल, वेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, तभी बैलेंस होगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, दैट इज, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि जो Fe आने वाला है वो मैग्नीट्यूड में और जो वेट है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन मैं मैग्नीट्यूड दोनों सेम कर देता हूँ, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है ही। तो Fe की वैल्यू कितनी आ गई, ये Fe है, तो यहाँ से QE निकलेगा और ये निकलेगा mg। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज पार्टिकल की आपको गिवन है तब आप वहाँ से उसका मास निकाल सकते हो। अगर आपको चार्ज दे दिया जाए, मास दे दिया जाए, ग्रेविटी आपको मालूम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है। यहाँ पे क्या करना है आपको स्टूडेंट, यहाँ पे आपको निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि फॉर्मूला मालूम हो गया, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, QE आ गया, क्योंकि यही होता है F = QE, यही होता है mg। तो आपने देखा, तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, यहाँ से निकालना है E निकालोगे तो क्या आएगा, E निकालना है तो आएगा mg/q। और इस फॉर्मूले में देख रहे हो चार्ज कितना है, चार्ज आपको 2e दे दिया गया और m की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो यहाँ रखोगे 10⁻⁻14 और g की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू रखोगे 2e, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 10⁻13। यहाँ से आएगा 3.2 10⁻19, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के चार्ज के बराबर हो गया 2e, तो मैंने रख दिया। अब क्या देखोगे आप, यहाँ से देखोगे इसको ऊपर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा, ये है, यहाँ पे आएंगे 6 प्लस हो जाएंगे, 10⁻6 हो गया, इनटू इसको हटाओगे पॉइंट तो हाँ 10 आ गया, नीचे आया 3.2। अब इसको ले सकते हो 100 इंटू 10⁵ और ये हो जाएगा 32। अब इससे इसको डिवाइड कर लो, इससे इसको आप डिवाइड कर लो, देखो कितना आंसर आपको मिल जाता है। तो स्टूडेंट आप देखोगे आंसर आपको मिलेगा 3 टाइम्स तो इजीली चला जाएगा, 125 10⁵ न्यूटन पर कूलम। जब आप सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको जो बेस्ट प्रॉब्लम हो सकती थी इस तरह से जो कंटिन्यूअसली पेपर में आ रही हैं, बोर्ड पेपर में आ रही हैं, वो मैंने आपको करा दी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट मैं लास्ट में आपसे इतना ही बोलूँगा, अगर आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है
तो वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।